दर्शकों, मासिक राशिफल ज्योतिषी श्रृंखला में हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। उनके लिए आने वाले महीने का जो भी स्थिति बनेगी वो कैसे जाएगी, क्योंकि हम जल्द ही अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना भी चाहेंगे कि ये जो आने वाला महीना हमारे लिए कैसे रहेगा, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारा शिक्षा और करियर क्यों ना हो। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा होगा, व्यवसाय में किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्या संभावना बनेगी, इसे समझेंगे ग्रहों की गोचर में स्थिति के अनुसार। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा और विवाहित दंपति के लिए भी कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, साथ ही कुछ उपाय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातक अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में अप्रैल के, वो इस प्रकार है। अब आपकी जो लग्नेश है वो गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। यहाँ पे तृतीय भाव में 5 ग्रहों की युति बनी हुई है, जिसमें शनि है, शुक्र है, राहु है, सूर्य और बुध है। इसके अलावा बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, मंगल आपके छठे भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके नवम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल जो है 3 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पहले भी कर्क राशि में थे, ये फिर वक्री अवस्था में आके पीछे गति की तरफ करते हुए मिथुन में राशि प्रवेश किए, फिर उसके बाद ये मार्गी हुए, अब ये दोबारा से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे मंगल की जो अवस्था रहेगी वो नीच की होगी। बुध 7 अप्रैल को मार्गी होंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, शुक्र भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शुक्र 13 अप्रैल को मार्गी होंगे और उसके अगले दिन 14 अप्रैल को जो सूर्य है वो आपके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो ग्रह गोचर की स्थिति का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा उसका वर्णन करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में आपको कोई खास तो परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि लग्नेश का राहु के साथ होना और अपनी शत्रु ग्रह सूर्य के साथ होना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इसके संदर्भ में देखने को मिलेगा। आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो लो रह सकता है, लो एनर्जी रह सकती है, शरीर में किसी चीज की कमी रह सकती है, कमजोरी की कमी रह सकती है, कुछ थकावट महसूस कर सकते हैं, यानी कुल मिला के लो एनर्जी में आप रह सकते हैं। हालांकि सूर्य मध्य अप्रैल के बाद यानी लगभग 14 अप्रैल के बाद ये जो आपकी स्थिति देखेंगे चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे जो सूर्य की अवस्था रहेगी उच्च की रहेगी, लेकिन फिर भी जो शनि है आपके लग्नेश है उनका जो संबंध है राहु के साथ बना रहेगा कम से कम 18 मई तक। तो तब तक यहाँ पे आपको काफी सावधानी बरतनी है। कहीं ना कहीं कुछ गलत स्टेप लेने की वजह से कुछ समस्या या कुछ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है लाइफ में। इसके अलावा हृदय के मरीज कुछ लाभ प्राप्त करेंगे मध्य अप्रैल के बाद। मंगल का छठे भाव में गोचर करना, इनकी दृष्टि द्वादश भाव में और लगन में दृष्टि डालना, तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो देखने को मिल सकती है, जिसमें रक्त विकार की समस्या, बीपी की समस्या देख सकते हैं, चोट इत्यादि भय का देखा जा सकता है, आंखों की समस्या देखी जा सकती है और दांतों की समस्या भी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी समस्याएं आपको तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया है कि लग्नेश का राहु के साथ होना एक श्रापित योग का निर्माण भी कर रहा है, तो ये आपके साहस में आपके जो दमखम है, जो आपका जो भी आप निर्णय लेने की जो क्षमता है, कहीं ना कहीं इसको काफी हद तक प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ऐसा कोई कदम आपको नहीं लेना है जो किसी के उकसावे में हो या किसी के बातों में आकर कुछ आप गलतफहमी का शिकार हो जाए। बहुत कुछ इस प्रकार की संभावनाएं देखी जा सकती हैं, तो बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है और कुल मिला के अपने आसपास लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को दुरुस्त बनाए रखें। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, एंजाइटी या तनाव की समस्या देखी जा सकती है। तो कुल मिला के जितना ज्यादा हो सके आप मौन रहने का प्रयास करें, मेडिटेशन ध्यान आप करें, तो ये आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? पंचम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, पंचमेश उच्च अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वक्री अवस्था में थे, अब वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे लगभग 13 अप्रैल, यानी मध्य मास की हम बात करें तो तब तक तो आपको कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। कई बार आपको प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको सफलता देखने को मिल सकती है। बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके भीतर ठहराव को लेकर आएंगे, मैच्योरिटी को लेकर आएंगे, गंभीरता लाएंगे, कुछ अनुभव आपके अच्छे रहेंगे जिसके आधार पर कुछ आप विजय या सफलता अर्जित
आकर्षित कर सकते हैं। कंपटीशन की हम बात करेंगे तो आपका जुझारूपन शुरुआत से देखने को मिलेगा। इसके अलावा कहीं न कहीं कुछ गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं, कुछ अवसर से चूक सकते हैं। ये कुछ आप अपनी ही अति आत्मविश्वासी से ग्रस्त होकर कहीं न कहीं कुछ अवसर को हाथ से आप निकलते हुए देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है। ग्राउंड लेवल में रहकर अपने आप को एनालाइज़ करें। अपनी जो भी आपकी प्लानिंग्स है उसको भी आप निरंतर एनालाइज़ करते रहें, उसमें सुधार का प्रयास करते रहें, अन्यथा आप कहीं न कहीं अटक सकते हैं या किसी अवसर से चूक सकते हैं या कुछ आप पॉइंट मिस कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो मध्य अप्रैल के बाद आपके न सिर्फ आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा, बल्कि इसी के आधार पे आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा, आपका प्रदर्शन रहेगा, वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के मध्य अप्रैल के बाद का जो समय आपके करियर के लिए और भी अच्छा रहने वाला है, एक अच्छी दिशा देने वाला है। उससे पहले कहीं न कहीं आप अपने एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर कुछ कड़वे अनुभव भी आपको देखने को मिल सकता है। स्थान से बाहर काफ़ी यात्राएँ आपको करनी पड़ सकती है इसके संदर्भ में, लेकिन जो सफलता आपको देखने को मिलेगी, वो मध्य अप्रैल के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। तब तक जितना हो सके आप शांत भाव में रहें और दूसरों की सुने लेकिन रिएक्शन देने में जल्दबाजी ना दिखाएं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, जो कार्य क्षेत्र का माहौल रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, दशम भाव के स्वामी है वो शुक्र है, आपके लगन के जो आपके लग्नेश के मित्र ग्रह हैं, साथ ही आपके जो योग कारक ग्रह भी माने गए हैं शुक्र, मकर लगन वालों के लिए। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से भी आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दशम भाव के स्वामी शुक्र की अवस्था उच्च अवस्था की है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे राहु की उपस्थिति होना। राहु कई प्रकार से हर चीज़ को मलिन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राहु ना सिर्फ सूर्य के साथ बैठ के ग्रहण योग निर्माण कर रहा है, बल्कि लग्नेश शनि के साथ बैठ के श्रापित योग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा राहु जिसके साथ भी बैठता है उसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब आपकी सोच जो है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो तो निखर कर आएगी, वो काफ़ी बढ़ चढ़कर आएगी, लेकिन साथ ही बुध के साथ राहु का होना भी बुद्धि भ्रष्ट का संकेत देता है। किसी की बातों को ना समझना, ना उसको स्वीकार करना, अपने ही आगे किसी की ना सुनना, और यहाँ पे सूर्य के साथ राहु का होना कहीं न कहीं ईगो की समस्या अपने आसपास के कलीग के साथ, को-वर्कर के साथ देखी जा सकती है। यात्रा पे जा रही है तो काफ़ी विनम्रता के साथ जाएँ, कुछ सीखने के लिए जाएँ या कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए जाए, लेकिन कहीं न कहीं एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है। और इसके अभाव में जहाँ पे आप किसी का विरोध करते नज़र आ सकते हैं या कोई बात का आप गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो थोड़ा-सा धैर्य आपको धारण करना है, मध्य अप्रैल तक बहुत ही ज़्यादा सावधान आपको रहना है। उसके बाद धीरे-धीरे आपकी स्थिति में सुधार तो ज़रूर देखने को मिलेगा। आपके आस-पास के माहौल में भी कुछ परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। कुल मिला के सूर्य का चतुर्भाव में आना, आपके दशमेश का वक्री अवस्था से बाहर आना, बुध का वक्री अवस्था से बाहर आना, तो जो अधिकारी है, आसपास के सहकर्मी हैं, उनके साथ जो भी गलतफहमी बनी हुई है या जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में चल रही है, तो उसमें भी धीरे-धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। पूर्णतः सुधार के लिए मैंने जैसे बताया थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लग्नेश आपके जो है वो राहु के साथ रहेंगे, यहीं रहेंगे तृतीय भाव में इस महीने, और बुध और शुक्र भी इसी भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं कुछ सोच में आपको सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है, और कहीं न कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको अच्छे से काम करना पड़ सकता है। आप अपनी अधूरी जानकारी के आधार पे आप अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं इस पर आपको अच्छे से काम करना होगा। इसके अलावा अगर नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शुरुआत थोड़ी आपके लिए विपरीत रह सकती है। कुछ विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, कुछ जल्दबाज़ी भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे स्थिति में सुधार होगा, आपको वैसे-वैसे परिणाम देखने को मिलेगा। मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और उसकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी। तो कहीं न कहीं आप अपने इमोशन को एक सही दिशा देने का प्रयास करें। जहाँ पे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आपके इमोशंस टर्मोइल्स आपको देखने को मिल सकता है, अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसके संदर्भ में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, जब आप अपने इमोशन को नहीं व्यक्त कर पाएँगे, तो जब व्यक्त करने का समय आएगा, उसमें आप अपने इमोशंस को बर्स्ट होता हुआ देख सकते हैं, कि आप उसका एक विशाल रूप देख सकते हैं, जहाँ पे आपके आस-पास के लोग इससे अछूते नहीं रह पाएँगे। कहीं न कहीं इसका प्रभाव उन पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इससे संबंध में गिरावट बन सकती है, चाहे वो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो बहुत ही सावधान आपको रहना है। कुछ देखिए, आपके व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, और ये काफ़ी हद तक आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। जैसे मैंने शुरुआत में बताया है, एक तो लग्नेश का राहु के साथ होना, ऊपर से सप्तम भाव में नीच का मंगल की दृष्टि लगन भाव में पड़ना एक कमज़ोरी की तरफ संकेत दे रहा है। तो ये जो समय आपके लिए अप्रैल से थोड़ा मध्य अप्रैल की अगर हम बात करें, तो कुछ 18 मई तक आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा
रहेगा अप्रैल का महीना। तो जैसे मैंने बताया कि पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र है उच्च अवस्था में है, तृतीय भाव में, और पंचम भाव में बृहस्पति गोचर करे। कहीं न कहीं आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई अनुभव आपको देखने को मिल सकता है, जिसके आधार पर आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनी रह सकती है, एक अटैचमेंट बना रह सकता है, और एक सहजता बनी रह सकती है, एक बेहतर अलाइनमेंट बनी रह सकती है। हालाँकि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर इंडल्जमेंट, या कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ईगो क्लैशेस भी देखे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं इससे अफ़ेक्ट होकर आप अपने रिलेशनशिप को जज कर सकते हैं, या कुछ इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। दूसरी बात ये कि जैसे ही सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आएँगे, तो थोड़ा ठहराव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कुल मिला के स्थिति फिर भी आपके लिए थोड़ी-सी चैलेंजिंग इसलिए भी रह सकती है, पंचम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में रहकर राहु के साथ होना एक दिखावा, एक शो ऑफ की तरफ भी संकेत दे रहा है, जहाँ पे आप अपनी रिलेशनशिप को जो एक मूल मुद्दा है, उससे आप भटक कर जो चीज़ नहीं है, उसके ऊपर आप कंसंट्रेशन या फोकस बना सकते हैं। दूसरी बात, एक जिस प्रकार का जो दिखावा आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, या पार्टनर इस प्रकार का कुछ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप को और भी खोखला बना सकती है, जिसका कोई आधार नहीं रह सकता, और ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। विश्वास की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी, पारदर्शिता की कमी भी आप महसूस कर पाएंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको अपने संबंध को लेकर, उसके भविष्य को लेकर रह सकती है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत दे रही है, बहुत बड़ी समस्या का या बहुत बड़ी निराशा का। तो एक्सपेक्टेशन एक प्रकार से एक हेल्दी एक्सपेक्टेशन होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन होना हमेशा कष्टकारी होता है, और इस कष्ट को आप स्वतः ही अपने गले लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा थोड़ी जल्दबाजी में शुरुआत तो करेंगे, जैसे शुरुआत करेंगे वैसे ही वो ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आएगी। विवाहित दंपति के लिए कैसे रहेगा उसे समझने के लिए देखिए, सप्तम भाव के स्वामी बुध है, अभी वक्री अवस्था में, नीच अवस्था में है, आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, सप्तम भाव के स्वामी जो चंद्रमा है, कहीं ना कहीं ये चलायमान बुद्धि को भी दर्शाता है। यहाँ पे अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं राहु की जो दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, और राहु के साथ जो अन्य ग्रह की युति है उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो एक क्लस्टर ऑफ प्लैनेट जो आपके थर्ड हाउस में बन रहा है, जिसमें 5 ग्रह की युति बनी हुई है, तो उसमें एनर्जी काफी स्ट्रांग रह सकती है। अब ये क्या प्रभाव डालेगी, ये आपके जीवन में इस प्रकार का प्रभाव डाल सकती है कि आप अपनी रिलेशनशिप को किसी दूसरों की नजर से देख सकते हैं, जहाँ पे दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप को कुछ जज कर सकते हैं, या कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ परामर्श दे सकते हैं। अब ये दोनों ही स्थिति आपके लिए कुछ कष्टकारी भी हो सकती है, और दुविधापूर्ण भी हो सकती है, और समस्या का कारण भी बन सकती है। दूसरों की बातों में आकर कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को आप एक असहज स्थिति में ला सकते हैं, जहाँ पे एक सहयोगिता की कमी आप अपनी महसूस कर सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ। इसके अलावा एक राहु का दृष्टि पड़ना, एक मलीन ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ना, और अन्य ग्रहों के साथ भी इसके प्रभाव में आना, तो कहीं ना कहीं एक गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रेम का अभाव, विश्वास का अभाव, एक प्रकार से सहयोगिता का अभाव, तो ये चीजें सारी मिलकर एक रिलेशनशिप को बहुत हद तक प्रभावित कर सकती हैं, और जिसकी वजह से एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। मंगल का सप्तम भाव में आना, ये एनर्जी को गलत दिशा में भटका सकता है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ एक अलाइनमेंट में आने की बजाय एक विपरीत दिशा में जा सकते हैं। तो थोड़ा ये सिचुएशन आपके लिए चैलेंजिंग रह सकती है। संतान प्राप्ति के लिए जो सहयोग बनेगा मध्य अप्रैल के बाद कुछ बेहतर स्थिति बनती नजर आएगी। थोड़ा चैलेंजेस जरूर रह सकता है, लेकिन फिर भी आप सहज भाव में रहें, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चलें, उनके प्रति आप अपने विश्वास को सुदृढ़ बना के चलेंगे, तो ही आपको मार्ग मिलता हुआ नजर आएगा, और आपकी जो भी परेशानियां स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। तो एक विश्वास, श्रद्धा रहना बहुत जरूरी है। उपाय की हम बात कर लेते हैं, तो आपको अपने लग्नेश को मजबूती देनी है। राहु के साथ जो इनका मिलकर शापित योग का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि को आप शनि का उपाय आपको करना है। प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में जाके काले तिल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीब, मजदूर और बूढ़े व्यक्ति की आप सेवा कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, उनको जो दान कर सकते हैं, जो अपने सामर्थ्य अनुसार है, जो भी आपका सामर्थ्य है उनके अनुसार आप उनकी मदद अवश्य करें। या कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर होते हैं या कोई अन्य लेबर क्लास होती है, तो उनको भी आप कुछ खान पान से आप उनको मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शिवलिंग पे प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध से अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे 5 मिनट बैठ के शिवलिंग के समक्ष आप 5 मिनट ध्यान लगा सकते हैं ओम नमः शिवाय पर, तो ये भी बहुत ही अत्यंत उत्तम उपाय रहेगा आपकी मानसिक शांति के लिए।
जिसका असर आपके जीवन में पड़ने वाला है, फिर चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्यों ना, या आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्यों ना, या आपका बिजनेस ही क्यों ना हो। हाँ, अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करें, व्यवसाय की अगर हम बात करें, तो देखिए थोड़ा-सा एक इंस्टेबिलिटी का खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्थान से बाहर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सी योजनाएँ धरी की धरी रह सकती हैं। इसके अलावा निवेश के लिए कुछ अवसर मिलेंगे, लेकिन मध्य अप्रैल के बाद स्थिति थोड़ी-सी स्टूडेंट आपके लिए स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आ रही है, खासकर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, घरेलू उद्योग के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ अगर आप अग्नि तत्व के किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट से या किसी प्रकार की सर्विस से आप डील करते हैं, तो उसमें भी कुछ आपको प्रोग्रेस देखने को मिल पाएगी। जैसे वाहन जो इंडस्ट्री है, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कुल मिला के अगर स्थिति को हम समझे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नाजुक बनी रह सकती है। उपाय बहुत ज़रूरी, जैसे मैंने बताया कि लग्नेश को आपको उपाय करना है, साथ ही सप्तमेश के लिए आप शिवलिंग का जो जैसे मैंने बताया अभिषेक आप कच्चे दूध से अवश्य करें। इसके अलावा मन में सात्विक भाव लेकर आए, हो सके तो मौन धारण करें। किसी के साथ बिना मतलब के उलझने का प्रयास ना करें, ना ही कोई सफाई देने का प्रयास करें। जो जैसा समझ रहा है उसको अपने समय अनुसार वैसे ही उसको ही समझ अपने आप ही ठीक होगी। उसके लिए आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अब दबाव डालने का भी प्रयास ना करें। किसी यात्रा में है तो बहुत सावधानी पूर्वक जाएँ। यात्रा में कुछ आपको मुसीबतों का सामना या कुछ चुनौती आपको देखने को मिल सकती है। तो यात्रा आपको सावधानी पूर्वक करनी है। ज़्यादातर आप सोलो जर्नी में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं सोच या मानसिक स्तर पर आप काफ़ी अस्त-व्यस्त रह सकते हैं। तो दर्शकों, जो उपाय मैंने बताया आप इसे ज़रूर करें और इसका लाभ उठाएँ। इसके अलावा आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।